Yes, can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Fine, fine, fine. Okay. So लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर देख लिया, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, या sir. sir. यस, ओके। तो उसमें लास्ट वाला जो पार्ट था वो लंग्स था। तो लंग किसमें है? थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में है। ये जो थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी है ना, उसके अंदर मतलब वो कैविटी कैसे बनी है, थोरैसिक कैविटी या लंग कैविटी? देखो, थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी कॉमनली बोलते हैं। कैसे बनी है? उसके जो एंटीरियर पार्ट है ना, एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर पार्ट में क्या है? नेक है एंड क्लैविकल है। क्लैविकल ये वाले बोन होते हैं ना, ये वाली कॉलर बोन, पता है ना आपको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखो ये ऐसे ना, ये होता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे से, राइट? और थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 1 सपोज इधर है, तो यहाँ से ये ऐसे थोरैसिक केज होती है, राइट? थोरैसिक केज होती है, ओके। तो इधर ये कॉलर बोन होते हैं, इधर ये कॉलर बोन होते हैं। तो एंटीरियर पार्ट नेक एंड क्लैविकल से बना है। पोस्टीरियर पार्ट कैसे बना है? पोस्टीरियर पार्ट पे डायफ्राम है ना, क्या है? डायफ्राम है, इधर नीचे डायफ्राम होते हैं ना उसके। यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. जोश पूरा बना रहना चाहिए। पोस्टीरियर पार्ट पे कहाँ पे होती है? कैविटी कैसे बनती है? ये कैविटी मतलब ऐसे एक एरिया है, रूम है, वो कैसे बनती है कैविटी? ये ऐसे कैविटी कैसे बनती है ना, ये कैविटी कैसे बनती है? लैगिंग हो रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसा कैविटी होती है ना, ऐसे कैविटी। तो कैविटी कैसे बनती है? उसके ऊपर कोई कवरिंग चाहिए, उसके नीचे कोई कवरिंग चाहिए, और उसके पीछे कोई कवरिंग चाहिए, उसके आगे कोई कवरिंग चाहिए। और एक डिब्बा है, डिब्बा डिब्बा के अंदर एक मतलब स्पेस है, तो उसको ऊपर से कवरिंग है, नीचे से कवरिंग है, आगे से है, पीछे से और साइड से है। तो उससे ही कैविटी बनती है ना, चारों बाजू से, ऊपर से, नीचे से, साइड से, आगे से, पीछे से, सब जगह से वो क्लोज होती है ना, तो वही कैविटी बनती है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो थोरैसिक कैविटी कैसी बनी? थोरैसिक कैविटी का एंटीरियर पार्ट जो है ना, कवरिंग, वो किससे? नेक है, और ये क्लैविकल बोन है, इधर क्लैविकल बोन इससे बनी है। पोस्टीरियर पे क्या है? पोस्टीरियर पे मतलब डॉर्सल पार्ट पे क्या है? इधर पीछे रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है। आगे क्या है? ब्रेस्ट बोन है ना, स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन, राइट? और उसके Yes, sir. साइड में क्या है? साइड में है रिब्स, साइड में क्या है? रिब्स है। और नीचे क्या है? पोस्टीरियर पार्ट पे क्या है? डायफ्राम है। तो एंटीरियर पार्ट पे नेक एंड क्लैविकल, क्लैविकल मतलब ये जो बोन होते हैं ना, कॉलर बोन, यहाँ से स्टर्नम से यहाँ पे जोड़ते हैं ना। आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट हुआ होगा, नहीं तो बाद में हम लोग देखेंगे अगर कोई चांस मिला तो ये क्लैविकल होते हैं, मतलब कॉलर बोन। हमारी जो कॉलर है ना, वो इधर आती है ना, इस बोन पे यहाँ से, तो उसको क्लैविकल बोलते हैं। तो ये क्लैविकल नेक एंटीरियर पार्ट है, डायफ्राम पोस्टीरियर पार्ट है, स्टर्नम जो है ब्रेस्ट बोन वो वेंट्रल पार्ट है, और जो डॉर्सली क्या है? डॉर्सली देयर इज अ वर्टिब्रल कॉलम, और लैटरली रिब्स है, लैटरली रिब्स है। तो एंटीरियर पार्ट पे नेक एंड क्लैविकल, पोस्टीरियर पार्ट पे डायफ्राम, डायफ्राम मसल, उसके डॉर्सली इट इज लाइन बाय वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली इस पे वर्टिब्रल कॉलम है, वेंट्रली उस पे स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन, वेंट्रली स्टर्नम है,
और लैटरली क्या है, लैटरली साइड में क्या है, रिब्स है, लैटरली क्या है, रिब्स है। कितना सबको क्लियर है? और ये Yes, sir. सबसे बनती है, उसके अंदर की बनती है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी बनती है, राइट, थोरैसिक कैविटी बनती है। और उस थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं, और लंग्स आर एनक्लोज इनसाइड द प्लूरल मेम्ब्रेन। ये बात मैंने शायद लास्ट टाइम किया, इसकी प्लूरल मेम्ब्रेन बनते हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो थोरैसिक लाइनिंग पार्ट चिपका है, अटैच है, और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो लंग के सरफेस पे अटैच है। और वो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस है उसको बोलेंगे प्लूरल स्पेस, और उसमें है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके। तो ना आपको पता होगा ना, किसी किसी को बोलते हैं अगर उसको कोई ब्रोंकाइटिस वगैरह कोई इन्फेक्शन हो गया ना, कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी छाती में पानी हुआ, ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर, छाती के अंदर पानी हो गया है, चेस्ट के अंदर पानी हुआ है, तो ये प्लूरा जो होता है ना, प्लूरा फ्लूइड, उसमें ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, वो प्लूरा का अमाउंट बढ़ता है, ठीक है, प्लूरा का Yes, अमाउंट बढ़ता है। और प्लूरल मेम्ब्रेन को अगर सूजन आ गई तो प्लूराइटिस बोलते हैं। आइटिस मतलब स्वेलिंग, प्लूराइटिस मतलब प्लूरल मेम्ब्रेन को सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. प्लूरल फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है किसी कारण, इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको बोलेंगे प्लूरी। क्या बोलेंगे? प्लूरी, प्लूरी बोलेंगे। लेकिन ये बात आप भूल सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको थोरैसिक कैविटी पता चली? yes, sir. Yes, sir. एंटीरियर से नेक एंड क्लेविकल, पोस्टीरियर से डायफ्राम, वेंट्रल से स्टर्नम, डॉर्सल से वर्टिब्रल कॉलम, और लैटरल से रिब्स। लैटरल से क्या होता है? रिब्स होते हैं। सो दिस इज द थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी, दो लंग है थोरैसिक कैविटी के अंदर, और जो दो लंग है ना उसमें जो राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग है उसमें 3 लोग होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोग होते हैं। लेफ्ट साइड के लंग में 2 लोग होते हैं। दो लोग जो होते हैं, और इधर 3 लोग होते हैं। ये तो पूरा गलत आ गया, एक मिनट। ओके, तो राइट लंग में ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर है, उसे 2 लोग हो गए, 2 लोग। ये अपर, अपर राइट, और ये लोअर राइट, लोअर राइट, 2 लोग हो गए। इधर 2 फिशर है, लेफ्ट लंग, सॉरी राइट नहीं है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट है ना, अपर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट, ये तो लेफ्ट लंग हुआ ना। ये मिरर इमेज है ना, आदमी हमारे सामने खड़ा है, राइट, Yes, तो sir. मिरर इमेज हुआ ये, ये मतलब ये मिरर इमेज है, अपर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट। और राइट में ये एक फिशर है, उसको बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। ठीक है, बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और इसको ऑब्लिक फिशर बोलेंगे। ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल फिशर है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा ही है, और ये ऑब्लिक है, पूरा ऑब्लिक फिशर। तो सिर्फ राइट साइड की फिशर, फिशर, उसके 3 लोग हैं, ये अपर राइट, ये मीडियल राइट, और ये लोअर राइट, लोअर राइट।
क्लियर आपको? Yes, sir. Yes. ये लंग्स है, लंग्स एंड इट्स लूप्स इतना सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. थोरेसिक Sir. कैविटी सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये देखो, ये आप कैसे याद रखेंगे कि राइट, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट में 3 है या लेफ्ट में 3 है, लेफ्ट में 2 है या राइट में 2 है। तो इसके लिए मैं आसान से एक ट्रिक बताऊं, देखो कि मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं ना वो राइट ही होते हैं, राइट। ये अपने राइट हैंड से लिखते हैं, काम करते हैं। कोई थोड़े ही लोग होते हैं वो लेफ्टी होते हैं पॉपुलेशन में, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसका मतलब है राइट हैंड जो होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है कि नहीं लेफ्ट हैंड से? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, राइट में ज्यादा लोग रहेंगे, लेफ्ट में कम लोग रहेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो इतना तो हो गया। इसके बाद क्या पॉइंट है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम तो देख लिया, और हमने ये भी देखा ना ब्रीदिंग का स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन भी देख लिया ना। Yes, sir. Yes, sir. ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एंड अल्वियोलाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, एंड यूटिलाइजेशन, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। इतना सब लोग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और हम लोग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ ये भी देखला हमने, इसका ही देखा। ब्रीदिंग मतलब पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज बिटवीन द lung and the blood, transport of gases, oxygen from lung to the tissue via blood, and CO2 from tissue to the lung via blood. Internal respiration मतलब exchange between the blood and the tissue, and सेल के अंदर जो यूज है उसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट? Yes, sir. ओके, तो मुझे ना एक हेल्प करो, मेरे पास अभी सामने यहाँ पे कोई एनसीईआरटी नहीं रखी मैंने, तो मुझे सिर्फ पॉइंट का मतलब टाइटल बोलो। देखो 17.1 में हमने क्या देखा था, 17.1 जो देखा था ना हमने, उसमें क्या लिखा था? ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिज्म ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखे थे, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसके बाद 17.2 किस पॉइंट का नाम है, मुझे बताइए। सिर्फ 17.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, फिर 70.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है। 70.1.1 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके आगे क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग 7.17.2 या 1.1.2 क्या है? Sir, 70.2 ये 70.2 है या 17.1.2 है? से 17.2 डायरेक्टली ये ऊपर का ये है। हेलो, यस, यस ना? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 17.11 है और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग 17.2 है। ओके, मतलब 70.1.2 कोई नहीं है। नो सर। यस, थैंक यू। यस, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है ना 17.2। yes, यस sir. सर। ऑफ ब्रीदिंग, देखो कैसे होता है ब्रीदिंग का मैकेनिज्म। एक्चुअली आपको पता होगा कि गैसेस जो होते हैं ना या फ्लूइड होता है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। सुनो मेरी बात पहले, जो फ्लूइड है, गैसेस, लिक्विड, वो कहां से कहां मूव करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट? मतलब कोई एक जगह पे गैस का कोई ज्यादा प्रेशर है और दूसरी जगह पे गैसेस का कम प्रेशर है, और बीच में कोई बैरियर नहीं है, तो गैसेस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगे। am I right? यस सर। Okay. Yes, sir. So this movement is called as the movement according to the pressure gradient. Gradient का मतलब है डिफरेंस, एक जगह पे ज्यादा प्रेशर है, दूसरी जगह पे कम प्रेशर है, मतलब ग्रेडियंट है, डिफरेंस है। जितना डिफरेंस ज्यादा है उतना उसका मूवमेंट का रेट जो है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वो ज्यादा है। अगर दोनों जगह पे सेम प्रेशर है गैस का,
तो देयर इज नो ग्रेडियंट, तो यहाँ से वहां से वहां गैसेस का मूवमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सेम है ना, प्रेशर सेम है, लेकिन एक जगह पे ज्यादा प्रेशर है, दूसरी जगह पे कम प्रेशर है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करता है। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी। मतलब किसी भी चीज पे जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि ग्रेविटी है, ग्रेविटी होती है, मास होता है, इनर्शिया होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, ये सब नेचुरल इंस्टिंक्ट से होता है ना, दैट इज द बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द थिंग, दैट द मैटर। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. तो उसी के हिसाब से इन द सेम वे हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करना गैसेस का नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, बेसिक फंडामेंटल बिहेवियर होता है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, सबका मतलब सेम है। इनहेलेशन, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन एक ही है ना, और एक्सहेलेशन एक्सपिरेशन एक ही है। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, तो जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होना चाहिए कि गैसेस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाना चाहिए। तो जब ब्रीथ इन करते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो गैस होती है वो हमारे चेस्ट में थोड़ा लंग के अंदर आ जाती है, और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो लंग के अंदर जो गैसेस होती है वो बाहर चली जाती है। यू आर गेटिंग? Yes, Yes, sir. sir. यस, गुड। तो इसका Yes, sir. मतलब ये है, अगर बाहर का गैस जो है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो अगर लंग के अंदर आनी है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लंग के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज्यादा Sir, ज्यादा ज्यादा। मतलब जब हम लोग इंस्पिरेशन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो बाहर की गैस अंदर आ रही है, उसका मतलब बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए लंग के प्रेशर से। और हम जब एक्सपिरेशन कर रहे हैं, मतलब अंदर की गैस बाहर निकाल रहे हैं, एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन, तो उसके टाइम क्या होना चाहिए कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या होना चाहिए, ज्यादा या कम? ज्यादा 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 होना चाहिए। तो मुझे एक बताइए कि क्या हमें इसी में पॉसिबल है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग कम या ज्यादा कर सके? Is it नो possible? सर नो सर नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मोर और लेस फिक्स्ड है, मोर और लेस फिक्स्ड है, वो कोई रेयरली इधर उधर जा सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ऊंचाई पे गए तो एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाती है, राइट? यस सर ओके, बट क्या हम पर्पसफुली, हमें अगर गैस अंदर लाना है तो हम क्या करा सकते हैं? क्या बाहर का प्रेशर बढ़ाया एटमॉस्फेयर का, या जब हमें एयर बाहर निकालने एक्सपिरेशन से, तो हमने ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या कि हमने एटमॉस्फेयर का एयर का प्रेशर कम करवाया? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर सर इसका मतलब है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मोर और लेस फिक्स रहेगा, मोस्टली फिक्स रहेगा, रेयरली वो मतलब हाइट के अनुसार चेंज हो सकता है, राइट? बट यस हमें हमारे बॉडी के अंदर जो लंग है, लंग के अंदर जो प्रेशर है वो कम ज्यादा करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर फिक्स्ड है, हमने लंग के अंदर का प्रेशर कम किया, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो इंस्पिरेशन होगा। और जब हम लोग उल्टा करेंगे कि एटमॉस्फेयर के से ज्यादा भी लंग का प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक्सपिरेशन होगा। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर यस सर ओके ओके। तो इसका मतलब है एयर हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही मूव करेगी। ये अपने आप पे निर्भर है। हम लोग को इंस्पिरेशन करना पड़ता है तो हम लोग लंग के अंदर का प्रेशर कम करते हैं, ताकि गैस जो है, एयर जो है, वो एटमॉस्फेयर से लंग के अंदर आ जाए, हायर टू लोअर प्रेशर। और जब एक्सपिरेशन करना है तो हम लोग अंदर का प्रेशर इतना बढ़ाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो गैस जो है, मतलब एयर जो है, लंग के अंदर वो बाहर चली जाए। तो वही हम लोग करते हैं इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। इंस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं? वी रिड्यूस द intrapulmonary air pressure or intrapulmonary pressure lesser than the atmospheric pressure, and then we can breathe in
and when we breathe out, what we do opposite. We increase the intrapulmonary pressure more than that of the atmospheric pressure. Are you understanding what I am trying to tell? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको इतना क्लियर है ना तो आप थम्स अप कर सकते हो, अदरवाइज आपको बाकी का समझ में नहीं आएगा आगे का डिस्कशन। इतना पहले समझ में आना चाहिए आपको प्रिंसिपली। So if you have understood this very well, very clearly, very transparently, then only thumbs up karo. Otherwise, you can ask me doubt. If anything is there in your mind, any small point is there in your mind, you are not done. You are not comfortable. और easily ले लो, ये कोई मतलब बहुत ऐसा ये नहीं है। Easily relax रहो और understand करो। लेकिन पूरा का पूरा concentration, 100% concentration इधर ही होना चाहिए आपका। वो हो जाएगा। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर करना। यस यस बेटा, कम ऑन फास्ट। सर जैसे आपने बोला ना कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो मतलब कांस्टेंट ही रहता है ज्यादातर। तो सर जैसे न्यूक्लियर फिजन वगैरह होते हैं तो मतलब उसमें प्रेशर बढ़ नहीं जाता है एटमॉस्फेयर का? न्यूक्लियर जैसे न्यूक्लियर फिजन वगैरह सर मतलब जब यस 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 न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एग्जैक्टली उसमें तो हो जाता है चेंज, लेकिन मैंने क्या बोला कि ये हमारे बॉडी के हिसाब से तो ज्यादा ही रहेगा ना। यस सर। हाँ वही बात, मतलब वो थोड़ा हमारे कंट्रोल में नहीं है, इतना डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। हमें इंस्पिरेशन करना है तब हम लोग एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे, और हमें एक्सप्रेशन करना है तो हम लोग एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम नहीं कर सकते। दैट आई वांटेड टू टेल। क्लियर? यस सर क्रिस्टल क्लियर। या गुड। और कोई? नहीं तो ये करना पड़ता ना हमें, इंस्पिरेशन के लिए हमें नीचे आना पड़ता और एक्सप्रेशन के लिए हमें ऊंचाई पे जाना पड़ता, क्योंकि ऊंचाई पर थोड़ा कम होता है प्रेशर। अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो अगर ये अभी कैसे हो जाता है, हाउ इट्स पॉसिबल? देखो, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, प्रेशर ग्रेडियंट वो मेंटेन होना चाहिए। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर सेम है तो इंस्पिरेशन भी नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकता। तो हमेशा देयर शुड बी इम्बैलेंस इन द प्रेशर। इंस्पिरेशन होना है तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। एक्सप्रेशन होते हैं अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, आउटर प्रेशर कम होना चाहिए। So there must always be imbalance outside of the body and inside of the lung. You understanding? For the breathe in, breathe out. तो ये हमारे बॉडी में ऐसा क्या चीज है? What are the structure that create the pressure gradient? ये प्रेशर का ग्रेडियंट कौन बनाता है? ये बनाने के लिए हमारे बॉडी में स्पेशल टाइप के मसल्स होते हैं, और उस मसल्स को बोलते हैं डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। 2 टाइप्स के मसल्स है। डायफ्राम तो आपको पता है वो लंग के नीचे होता है और वो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम एक ऐसा चीज है। और दूसरी चीज है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स मतलब क्या कि जो हमारे रिब्स होते हैं ना, रिब्स, थोरैसिक रिब्स होते हैं, उसके ऊपर जो मसल्स होते हैं ना उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो these intercostal muscles and diaphragm, these are the 2 structures which are present in our body that create the pressure gradient, Have you understood? Yes. Yes, sir. Okay. अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रीदिंग का मतलब है ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, also called as inspiration, also called as expiration, also called as inhalation, also called as exhalation. और अभी ये बच्ची पूछ रही था ना, एक बेटा, एक क्या नाम है बेटा? आप अभी पूछ रहे थे मेरे को कि कोई न्यूक्लियर फिजन करवाया तो वो एयर का प्रेशर चेंज होता है। क्या नाम है बेटा आपका? हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको?
Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. अभी Yes, एक sir. बच्चे ने पूछा था एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसका नाम Yes, sir. रिकॉग्नाइज, क्या नाम है बेटा आपको? यस, क्या हुआ बेटा? कुछ गलत क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं सही पूछा, घबराओ मत। यस, पूछो मेरे से, क्या नाम है बेटा आपका? क्या हुआ? मेरे को इतना फिजिक्स नहीं पता यार, ठीक है ना, मेरे को इतना फिजिक्स नहीं पता। एनीवे, तो आपको ये क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन Yes. को बोलते हैं ब्रीदिंग। ओके, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट होता है, टाइम्स पर मिनट होता है, और ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय पॉन्स मैरोली मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हम लोग लास्ट में देख लेंगे, हाँ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, अभी नहीं, अभी नहीं देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब एक एक की बात करेंगे। देखो, कि फर्स्ट पार्ट इज ब्रीदिंग, फर्स्ट पार्ट इज ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन। Good evening, sir. इंस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर should be greater than इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा मतलब इनसाइड, पल्मोन मतलब लंग, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव या निगेटिव? देखो, पल्मोनरी लंग का प्रेशर कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तभी होगा इंस्पिरेशन। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है? पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? Sir, negative. नेगेटिव, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर ज्यादा और लंग का कम, तो लंग का प्रेशर नेगेटिव और एटमॉस्फेयर का प्रेशर पॉजिटिव, राइट? Yes, You sir. understanding? So intrapulmonary pressure should be negative. Okay, for inspiration to occur, इंस्पिरेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ओके, ये होना चाहिए, ओके। Yes, और sir. और जो एक्सपिरेशन है ना, एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के लिए क्या चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर should be less than intrapulmonary pressure, that is, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है ना, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज, देयर शुड बी प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होना चाहिए? प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग, ओके, फॉर इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के लिए, एक्सपिरेशन के लिए प्रेशर ग्रेडियंट होना जरूरी होता है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और ये प्रेशर ग्रेडियंट काउंट करता है, इट इज दिस प्रेशर ग्रेडियंट, ये काउंट करता है, इट इज बाय डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। ये किधर है? these are ओके, these are रिब्स पे होते हैं, रिब्स पे होते हैं, ये रिब्स पे होते हैं, राइट, रिब्स पे होते हैं, Yes, sir. ओके। तो अभी देखेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन,
माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, और इधर पूरा आपके पेरेंट को भी बोल दो सबको कि अभी लेक्चर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आपको पूरा ध्यान इधर देना है लेक्चर में, सबके पेरेंट को भी बोलना है सबको। हाँ, आपको पूरा पढ़ाई के लिए छोड़ना चाहिए इधर पूरा 100%। तो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन देखो, एक ऐसी डायग्राम है एनसीईआरटी की, देखो मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। सपोज ये लंग है, माइक ऑफ रखो बच्चा, देखो सब लोग अपना माइक ऑफ रखे, जब बोलना है तो ही स्टार्ट करो। देखो, और इसके नीचे क्या है, ये डायफ्राम है, इसके नीचे क्या है, डायफ्राम है। ओके, सो व्हेन रिलैक्स्ड, जब रिलैक्स कंडीशन है तो क्या है कि ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम एंड देखो इंटरकोस्टल मसल दो टाइप के हैं, इंटरकोस्टल मसल दो टाइप के हैं, एक है एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दूसरा है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ना, कोस्टल मसल्स जो है वो क्या है, रिलैक्स है, वो क्या है, रिलैक्स है। ओके, तो जब व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो रिलैक्स है तो ये डोम शेप है। ओके, ये क्या है, डोम शेप है। डायफ्राम रिलैक्स है तो क्या है, ये डोम शेप है, ऐसा ऐसा है ना, इसको बोलते हैं डोम शेप, डोम शेप। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ये नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा। ओके, ऐसे नीचे जाएगा, और ये बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये बनेगा फ्लैट, क्या बनेगा, फ्लैट बनेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, Yes, sir. sir. क्या होता है Yes, इंस्पिरेशन, sir. हाँ इंस्पिरेशन में क्या होता है, जब इंस्पिरेशन करना है ना तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए और लंग के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। देखो कैसे होता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है ना वो एयर टाइट चेम्बर है, हमने देखा इट इज एयर टाइट चेम्बर। तो जितना थोरेसिक कैविटी में अगर कोई चेंज होता है तो उतना ही सिमिलर चेंज पल्मोनरी कैविटी लंग के अंदर होता है, क्योंकि एयर टाइट चेम्बर है। लंग का जो सैक है, मतलब लंग का जो मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन, वो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरेसिक लाइनिंग पे अटैच है और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन लंग सरफेस पे अटैच है। तो अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन द थोरेसिक कैविटी दैट ब्रिंग अबाउट द सबसिक्वेंट सिमिलर चेंज इन द पल्मोनरी कैविटी, मतलब थोरेसिक कैविटी अगर एक्सपांड होती है तो पल्मोनरी कैविटी भी एक्सपांड होती है, लंग एक्सपांड होते हैं। अगर थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पल्मोनरी कैविटी मतलब लंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या होता है इंस्पिरेशन में, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो डायफ्राम जब रिलैक्स होता है तो वो डोम शेप होता है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो नीचे जाता है, फ्लैट हो जाता है। इसका मतलब जो ये थोरेसिक कैविटी है ना वो बढ़ती है। वो ये देखो, ये एंटीरियर रीजन है, ये पोस्टीरियर रीजन है, राइट, Yes, बॉडी sir. का। यस सर। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट बनता है, मतलब नीचे जाता है। इट गोज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो थोरेसिक कैविटी जो है ना वो कैसे बढ़ती है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो क्या है, पहला क्या है, डायफ्राम की बात करेंगे। फर्स्ट विल से अबाउट द डायफ्राम। सो व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके, thoracic cavity and thus pulmonary cavity,
pulmonary cavity increases anterior-posteriorly. Anterior-posteriorly. क्लियर हुआ? Yes. Yes. डायफ्राम नीचे गया ना, डायफ्राम नीचे गया, इधर था ऐसे, ऐसे था इधर, तो नीचे गया। अगर नीचे गया तो लंग को अगर जगह मिल गई फैलने को, लंग को जगह मिल गई फैलने को, तो लंग फैल रहा है, उसका मतलब है कि लंग का प्रेशर कम हो रहा है और लंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो, प्रेशर एंड वॉल्यूम अपोजिट है। अगर आपके पास कोई सपोज प्लास्टिक की एक थैली है, या अगर आपके पास एक गुब्बारा है, गुब्बारा पता है ना सबको, बलून। Yes. तो अगर देखो कि बलून, आपने क्या किया, बलून के अंदर अपने हवा भर दी, तो क्या हो जाता है कि बलून फूकता है, मतलब फूल जाता है ना, फूल जाता है। लेकिन सपोज आपने बलून एक ऐसे स्ट्रक्चर पे लिया, एक मतलब कोई बाहर से कोई ऐसा मेटल है, और मेटल के अंदर आपने बलून को रख दिया, एक मेटल है ऐसा इसके शेप का, और उस मेटल में बलून को रख दिया, और आप बलून को हवा भर रहे, फूंक मार रहे, हवा भर रहे, तो बलून फूलेगा क्या, बड़ा होगा क्या? Yes, sir. नहीं होगा, क्योंकि उसका जो लाइनिंग है ना, जो मेटल का लाइनिंग है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स नहीं हो रहा है, एक्सपांड नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्यों, ऐसा ही है। इसका मतलब है क्या कि ये हमारा थोरैसिक कैविटी है, और थोरैसिक कैविटी है, और थोरैसिक कैविटी के अंदर ये लंग है। अगर थोरैसिक कैविटी बढ़ता है तो ही लंग बढ़ सकता है ना, बड़ा हो सकता है। थोरैसिक कैविटी जैसे कि जैसा है, तो लंग एक्सपांड हो सकता है क्या? क्योंकि लंग को No. कवर कम कर रहा है, थोरैसिक कैविटी कवर कर रहा है ना। तो थोरैसिक कैविटी अगर एक्सपांड हो जाएगा तो ही लंग को जगह मिल जाएगी एक्सपांड हो जाने की। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. इसका Yes, मतलब सपोज आप जिस रूम में रह रहे हैं, सपोज कोई छोटा कमरा है, उस कमरे में आप बैठ रहे हो और हाथ पैर छोड़ने के लिए जगह ही नहीं है कमरे में, तो क्या आप आपके हाथ पैर छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। अगर रूम में कोई ज्यादा जगह जब हो जाती है, मतलब कोई चीजें कम हो जाती है और रूम में जगह ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप आराम से बैठ सकते हो हाथ पैर खुला छोड़ के। वैसे ही है कि जब ये डायफ्राम ऊपर है तो लंग को नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, डायफ्राम रिलैक्स है, डोम शेप है, तो लंग को नीचे फैलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, कैविटी छोटी है, थोरैसिक कैविटी छोटी है। लेकिन जब डायफ्राम नीचे जाता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, व्हेन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट इट गोज फ्लैट, इट गोज डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, तो लंग को मतलब थोरैसिक कैविटी बढ़ रही है, तो थोरैसिक कैविटी बढ़ रही है तो लंग को फैलने के लिए जगह मिल रही है। तो लंग कैसे फैल सकता है? ऊपर से नीचे तक, anterior to posterior. So when diaphragm contract thoracic cavity, and because of that the pulmonary cavity increases from anterior to posterior. Understand? Anterior to posterior. Understand? Yes. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. लंग के ऊपर जो प्रेशर था, मतलब ये डायफ्राम ने लंग को ऐसे खिसके रखा था, प्रेस करके रखा था ना डायफ्राम में लंग को, तो लंग फैल नहीं पा रहे थे। तो अभी लंग को फैलने के लिए जगह मिल रही है, मतलब लंग के अंदर जो प्रेशर था वो कम हुआ और लंग के अंदर का वॉल्यूम है वो बढ़ गया है अभी। यू अंडरस्टैंडिंग? लंग के ऊपर जो प्रेशर था ना, ऐसे लंग को ऐसे कस के बांधा था, मतलब रखा था डायफ्राम ने, डायफ्राम नीचे जा रहा है तो लंग के ऊपर का प्रेशर कम हो रहा है, उसका मतलब लंग के अंदर का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो लंग के अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम अपोजिट है, प्रेशर एंड वॉल्यूम अपोजिट है, राइट? अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर का वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर कम करना होगा, प्रेशर कम करके वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते। ऐसे बांध के रखा है और उसको फैल नहीं सकता, वो बड़ा नहीं हो सकता। अगर उसके ऊपर का प्रेशर निकाला तो ही कोई चीज ऐसे फैल सकती है, वैसे लंग की है। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes. Yes. So when you contract thoracic cavity and thus pulmonary cavity increase anterior posterior, तो anterior to posterior side ये thoracic cavity बढ़ जाती है। ये एक चीज है, ओके, एक चीज है डायफ्राम की बात है। दूसरी बात ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके साथ साथ ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आल्सो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो हमारा जो स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम,
वो ऊपर की तरफ उड़ जा रहा है। स्टर्नम ऐसे होता है ना, ऐसे नीचे की तरफ होता है, वो छाती को दबाए रखता है, चेस्ट को दबा के रखता है। लेकिन जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो स्टर्नम ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ उछल जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, इससे क्या होता है, स्टर्नम एंड रिब्स लिफ्ट अपवर्ड्स। ये समझ में है आपको? यस Yes, sir. ओके, इसका मतलब है थोरेसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? डॉर्सल टू वेंट्रल एक्सिस में बढ़ गई, राइट। सपोज ये आप साइड से खड़े हो और आपका ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम ऐसे था तो लंग ऐसे थे सिकुड़ते हुए। स्टर्नम अगर ऐसे बढ़ रहा है, अभी ऊपर की तरफ उछल रहा है, तो अभी ये कैविटी भी बढ़ रही है ना, और ये आपका डॉर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल पार्ट है, तो डॉर्सो वेंट्रल कैविटी बढ़ गई। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर Okay, so thoracic cavity and thus pulmonary cavity increase हुई। कैसे? dorsal to ventral, dorsoventrally। क्लियर? सबको क्लियर? यस सर ओके, यस सर इसका मतलब है इंक्रीजेस डॉर्सली, सॉरी डॉर्सोवेंट्रली, फिर से डॉर्सली, ठीक है, डॉर्सली वेंट्रली, डॉर्सोवेंट्रली, ठीक है, क्लियर? तो दोनों तरफ ये कैविटी बढ़ गई है, ये पोस्टीरियर एंटीरियर टू पोस्टीरियर बढ़ गई है और डॉर्सल टू वेंट्रल बढ़ गई है। मतलब लंग के ऊपर का जो प्रेशर था वो पूरा का पूरा कम हो गया है। पहले क्या था, एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा लंग के ऊपर प्रेशर था, इसके लिए बाहर की हवा अंदर नहीं आ रही थी। अभी क्या हुआ है कि बाहर का प्रेशर वैसे ही है, वो कम नहीं हुआ है, लेकिन अंदर का प्रेशर जो थे ना वो कम हुआ है और अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। पहले क्या था कि बाहर प्रेशर ज्यादा था, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन लंग के ऊपर ज्यादा प्रेशर था, लंग ऐसे सिकुड़ के बैठे थे क्योंकि कोई जगह नहीं फैलने के लिए। अंडरस्टैंड? तो अभी क्या किया, डायफ्राम ने जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो थोड़ा सी कैविटी बढ़ गई, तो लंग के लिए फैलने को जगह मिली। हवा अभी हायर मतलब ये प्रेशर से लोअर प्रेशर आ गई, मतलब हायर प्रेशर बाहर है और लंग के ऊपर का प्रेशर कम हुआ है और वॉल्यूम बढ़ गया है, तो हेयर विल ब्लोज इनसाइड, हवा अंदर आ गई, हवा अंदर आ गई। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर So this is the inspiration. So have you understood the mechanism of inspiration? यस सर तो मुझे एक बताइए कि जो हवा का आना है बॉडी के अंदर, एयर का एंट्री हो गया बॉडी के अंदर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और दूसरी है हमने इंस्पिरेशन करने के लिए क्या किया, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी हम लोग करते हैं या अनकॉन्शियसली मतलब इनवॉलंटरी भी करते हैं। क्या करते करा, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया। तो इंस्पिरेशन प्रोसेस क्या हुआ, एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? हमने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि नहीं? Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी लगेंगे, नहीं लगेंगे? यस सर सर एक्टिव प्रोसेस सर। एक्टिव प्रोसेस इंस्पिरेशन। और हवा का जो बाहर से अंदर आना वो क्या एक्टिव है या पैसिव है? पैसिव। वेरी गुड वेरी गुड। हवा अंदर पैसिवली आ रही है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ही आ रही है, लेकिन अंदर का प्रेशर लोअर करने के लिए मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, वो एक्टिव है, वो एक्टिव है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एक्टिव या पैसिव, तो दैट इज द एक्टिव, नो डाउट एक्टिव, बट उसके लिए जो मैकेनिज्म किया है बॉडी ने वो एक्टिव है, लेकिन हवा का आना बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाना वो पैसिव होता है, because that happen with the natural instinct of the molecules to blow from higher pressure to lower pressure. Understand?
Yes, sir. और Yes, जो sir. प्रेशर होता है लंग के अंदर का, वो कम करने के लिए डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है, तो डायफ्राम नीचे जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो लिफ्ट होता है ये हमारा स्टर्नम एंड दैट इज ब्रेस्ट बोन एंड रिब्स कुछ हद तक। तो कैविटी दोनों जगह से बढ़ती है, ऊपर से नीचे और पीछे से आगे तक, एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड डॉर्सल टू वेंट्रल बढ़ती है। और लंग को फैलने के लिए ज्यादा हवा तो राह ही दिख रही है कि किधर प्रेशर कम है तो इधर मैं घुस जाऊं। पहले हवा अंदर घुस नहीं रही थी, क्यों नहीं रही थी घुस रही थी? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था, तो कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर तो हवा जा ही नहीं सकती, तो हवा घुसने की चांस मतलब घुस रही थी, ट्राई कर रही थी, लेकिन उसको चाहिए था कि कहाँ पे प्रेशर कम है। तो अगर हमने क्या किया, हमारे डायफ्राम ने इंटरकोस्टल मसल ने क्या करवाया कि वो जो मैकेनिज्म है ना उसको ग्रेडियंट बना के दिया, उसने ग्रेडियंट करवाया, उसने अंदर का प्रेशर कम करवाया और वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो इट इज एक्टिव प्रोसेस, बट ब्लोइंग और मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हायर टू लोअर इज अ पैसिव प्रोसेस. So is it done? The inspiration mechanism is clear? Yes, sir. Okay. तो अभी एक्सपिरेशन प्रोसेस के लिए पूरा उल्टा है। क्या हो जाता है, जब एक्सपिरेशन हो जाता है ना तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा, मतलब पहले इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट था, अभी रिलैक्स हो जाता है। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो डायफ्राम जो नीचे गया था, फ्लैट हुआ था, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। तो जो कैविटी बढ़ गई थी, थोरैसिक कैविटी, इंट्रापल्मोनरी कैविटी बढ़ गई थी एंटीरियर टू पोस्टीरियर, वो वापस कम हो गई है पोस्टीरियर टू, बढ़ती है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, कम होती है अपोजिट, पोस्टीरियर टू एंटीरियर कम हो गई। वैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब रिलैक्स हो गए तो जो स्टर्नम आगे ऊपर उभरा था, उठ गया था, वो फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो जो कैविटी डॉर्सल टू वेंट्रल बढ़ गई थी, वो वेंट्रल टू डॉर्सल कम हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में कम हो गई। So there is a relaxation of the diaphragm and relaxation of the external internal muscle. Because of that, the diaphragm goes to its original position, dome shape. So cavity, thoracic and intrapulmonary cavity or lung cavity decreases from posterior to anterior, and because of the relaxation of the external intercostal muscle, the sternum it comes back, ribs comes back to the normal position, and because of that, the cavity decreases from ventral to dorsal. And because of these changes, because of the relaxation of these muscles, which is a passive process, the intrapulmonary air pressure increases. Intrapulmonary pressure increases, volume decreases, and the air will move from high pressure to outside low pressure. You understand? Yes, sir. Yes, sir. सबको clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी एक्सप्रेशन को लिखने की जरूरत है क्या? सब प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं। नोट्स तो नहीं लिखने की जरूरत है। सब प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं, ओके, सब प्रोसेस रिवर्स हो जाते हैं। देखो, ये तो नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन है। अगर आपको कोई फोर्सिबल एक्सपिरेशन करना है ना, बहुत ज्यादा एयर, नॉर्मल जो आप बाहर निकालते हैं उससे ज्यादा एयर बाहर निकालनी है, तो आपके दूसरे जो मसल होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और एब्डोमेन के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, तो ज्यादा वाला एक्सपिरेशन हो जाता है। तो मोर फोर्सिबल एक्सपिरेशन या एडिशनल एक्सपिरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। तो ज्यादा वाला एयर, मतलब लंग का कैविटी और कम हो जाता है, थोरैसिक कैविटी और कम हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर निकल, पूरी एयर बाहर कभी नहीं निकलेगी। ओके, नॉर्मली पूरी एयर बाहर निकल ही नहीं सकती। अगर आपने लंग को ऐसे बाहर निकाला और स्क्वीज किया, ऐसे कपड़े कैसे करते स्क्वीज, या उसके ऊपर से कोई बड़ा वाला ट्रक जा गया, व्हील गए और लंग कोलैप्स हो गए, तो ही लंग की हवा सब बाहर निकल सकती है। आप कितना भी जोर लगाओ एक्सपिरेशन का, वी कैन नॉट एक्सपेल द 100% air which is present inside the lung. Yes. Have you understood Yes. all this thing? Yes. Yes, sir. So, Okay. So expiration is exactly the reverse of inspiration. उसमें अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर के प्रेशर से मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है और कैविटी वापस कम हो जाती है, तो प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। So air will blow from higher pressure to lower pressure, inside to outside.
तो जितने भी बात इंस्पिरेशन में कही है उसके सब अपोजिट बात मैं कहूंगा एक्सप्रेशन। ओके, सो एक्सप्रेशन क्या होता है? रिवर्स ऑफ इंस्पिरेशन। फोर्सिबल एक्सप्रेशन क्या है? फोर्सिबल या एडिशनल एक्सप्रेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, मतलब उसमें डायफ्राम का तो कॉन्ट्रैक्शन है ही, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन है ही, उससे ज्यादा और कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। और जब हम लोग फोर्सिबल इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो ये जो मसल्स होते हैं ना उसको हम लोग डायलेट करते हैं। क्या करते हैं? डायलेट करते हैं। क्लियर? सर सर आपने Yes, sir. एडिशनल से पहले क्या लिखा है? फोर्सिबल मतलब ज्यादा फोर्स से आप लोग हवा बाहर निकल रहे हैं। सर नॉर्मल कंडीशन में तो नॉर्मल एक्सपायरेशन ही होती है ना? हाँ, नॉर्मली हम लोग बैठे हैं अभी अपने ऐसे, मतलब अगर आप कोई ऐसे ऐसे हवा बाहर निकल रहे, ऐसे बाहर निकल रहे हवा ज्यादा जोर लगाकर, तो ये फोर्सिबल होता है। यस सर। ये हम आगे जाके आएगा जब हम लोग ये टाइडल सॉरी सब वॉल्यूम और कैपेसिटी सीखेंगे। क्लियर? फोर्सिबल। Yes, sir. मतलब नॉर्मल से ज्यादा, अपने ज्यादा एयर बाहर निकालिए। क्लियर? सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। उसके बाद और कुछ बचा है, मतलब ये क्या था? 7.7.2। उसके आगे क्या पॉइंट है? Sir, 17.2.1. क्या है ये? Sir, respiratory volumes and capacities. यस यस। एक इधर एक जो अल्वियोला है ना, अल्वियोला है वो कितने होते हैं? 300 मिलियन होते हैं। मिलियन इन टू लंग्स। हमारे दोनों लंग में मिलके कितने होते हैं अल्वियोला है? 300 मिलियन। 300 मिलियन। ठीक है। ये हो गया हमारा। हाँ, क्या बोली बच्ची? 17.2.1 क्या है ये? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। देखो, पहला है टाइडल वॉल्यूम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो 1-2 मिनट रुकेंगे आप? यस सर। Yes. देखो, ये मैंने क्या करवाया, ये ट्रैकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंका है, ये लंग है, ये हमारा लंग है। ठीक है, ये हमारा लंग है। देखो, ये हमारा लंग है, ये हमारा लंग है। देखो,
जब आप इंस्पिरेशन करते हो ना तो इसका ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, हाँ ये बढ़ गया। आप नॉर्मली इंस्पिरेशन करते हो तो कितना एयर आप लेते हो, 500 ml। कितना लेते हो, 500 ml। और जब आपने फिर से एक्सपिरेशन करवाया ना तो ये वाला वॉल्यूम आपका कम हो गया। तो इंस्पिरेशन किया तो वॉल्यूम बढ़ा 500 ml, एक्सपिरेशन किया तो वॉल्यूम कम हुआ 500 ml। उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको, टाइडल टीवी। ये क्या होता है, 500 ml होता है। ओके, नॉर्मल ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद आउट। ब्रीद इन के बाद 500 ml एयर आपके लंग में गई, ब्रीद आउट के बाद नॉर्मली ब्रीद आउट के बाद 500 ml एयर बाहर चली गई। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो इसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम। टाइड बताइए ना, टाइड, हाई टाइड, लो टाइड। तो जब हाई टाइड होता है तो समुद्र का पानी बढ़ जाता है, लो टाइड होता है तो समुद्र का पानी कम हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग इंस्पायरेट किया तो लंग का वॉल्यूम बढ़ गया, और एक्सपायरेट किया तो लंग का वॉल्यूम कम हो गया। नॉर्मल है, कोई फोर्स नहीं है, रेगुलर कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं नॉर्मल, सांस बाहर छोड़ रहे हैं नॉर्मल, कोई फोर्स नहीं है, कोई एडिशनल एयर नहीं है, नॉर्मल ही कर रहे हैं। सो इट इज अ नॉर्मल, इट इज द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड और ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन प्लस ब्रीथ आउट नहीं है, प्लस नहीं है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग। कोई जोर नहीं लगाना है उस टाइम, नॉर्मल ब्रीदिंग को ही बोलते हैं। तो उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। क्लियर आपको टाइडल वॉल्यूम? यस यस सर। अगर आपने और ज्यादा फोर्स लगाया और जितना ज्यादा आपने एयर खींचा अंदर की तरफ, ज्यादा से ज्यादा, तो ये नॉर्मली तो आपने 500 ml एयर लिए थे ना, इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम था ये। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम, बोलेंगे IRV, सॉरी ITV, बाद में लिखता है उसको। तो अगर आपने एडिशनल एयर ज्यादा लिया ना, अगर आपने जोर लगाया तो और अंदर एयर खींची, फोर्सिबल ब्रीदिंग किया या नॉर्मल ब्रीदिंग किया आपने अभी, पॉसिबल। देखो क्या हुआ कि आपने और ज्यादा एयर अंदर ली है, इंस्पायर करी है। तो ज्यादा एडिशनल एयर अंदर लेने के लिए आपको फोर्सिबल इंस्पिरेशन करना पड़ेगा या नॉर्मल इंस्पिरेशन करना पड़ेगा? कोई रटना नहीं है, ये वॉल्यूम कैपेसिटी सिर्फ से इजी वाले है, कोई रटना नहीं है उसमें, सिर्फ ध्यान देना है। मैंने क्या बोला कि आपने जब नॉर्मल ब्रीद इन किया था तो 500 ml एयर अंदर, नॉर्मल ब्रीद आउट तो 500 ml एयर बाहर। तो जब अपने एडिशनल ज्यादा है, 500 से भी और ज्यादा एयर आपको, ज्यादा से ज्यादा जितने आप हो सके उतना एयर आपको लेना है। तो आप नॉर्मल ब्रीद इन करोगे इंस्पिरेशन, या फोर्सिबल ब्रीद इन करोगे इंस्पिरेशन करोगे? सर फोर्सिबल ब्रीथिंग। फोर्सिबल नहीं किया तो ज्यादा एयर नहीं निकाल सकते आप, अंदर नहीं ले सकते। तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। मतलब और आपकी कैपेसिटी थी, रिजर्व कैपेसिटी थी अंदर लाने की, हवा लाने की, लेकिन नॉर्मली आपने वो यूज नहीं की, अभी आप यूज कर रहे हो फोर्स लगा के। तो उसको बोलेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। अभी क्या किया आपने, नॉर्मली आप कितनी हवा बाहर छोड़ते हैं, 500 ml हवा बाहर छोड़ते हैं। अभी आपने मन में आया कि मैं अभी ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर फेंकूंगा, ज्यादा से ज्यादा एयर बाहर फेंकूंगा, तो और ज्यादा एयर आपने बाहर फेंकी। तो उसके लिए आपने जोर लगाया कि नहीं लगाया? Yes, sir. Okay. तो नॉर्मली आप कितनी हवा बाहर छोड़ते हो, 500 ml। अगर जोर लगाए तो कितनी छोड़ते हो, और ज्यादा छोड़ते हो। ओके, मतलब आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप और एडिशनल एयर भी बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वो रिजर्व वॉल्यूम है। नॉर्मल आप लोग बाहर नहीं निकालते, अब अगर आपने फोर्स लगाया तो ही बाहर निकाल सकते हो। तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम पता चले, टीवी मतलब क्या, टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या, जो नॉर्मली आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, 500 ml अंदर 500 ml बाहर,
और उससे भी ज्यादा 500 ml से भी ज्यादा जो एडिशनल एयर आप फोर्सिबल इंस्पिरेशन से लेते हो उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मली आप 500 ml बाहर छोड़ते हो तो उससे ज्यादा भी आप फोर्स लगा के एयर बाहर छोड़ सकते हो, उसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन आपने कितना भी जोर लगाया और हवा बाहर निकाली तो भी कोई ना कोई एयर आपके लंग के अंदर बची जाती है, वो आप कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, उसको क्या बोलेंगे? ये कभी बाहर नहीं, इतना ये लंग कभी खाली नहीं कर सकते आप, चाहे जितना जोर लगाओ और हवा बाहर निकालने की कोशिश करो, इसको बोलेंगे रेसिडियल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? Residual volume. यस यस, इतना आपको पता चला सबको? Yes. IRV, TRV एंड RV, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये अच्छी तरह से और समझेंगे और कंटिन्यू करेंगे उसको, ठीक है? थैंक यू Yes, sir. आपके 5-6 मिनट में जाने के लिए थैंक यू। लेफ्ट हो जाओ। Thank you, sir. Thank Good you, night. sir. Good night, sir. Good night, sir. good Good night, night, sir. good night, Good night, sir. yes, good night. Thank you. Good